आप सभी को नमस्कार। आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं और वो वीडियो है जन आरोग्य समिति से संबंधित। जैसा कि आपको सब पता है कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत जन आरोग्य समिति का गठन किया जाना है और गठन करने के बाद उसके क्या उत्तरदायित्व होंगे, उसका क्या उद्देश्य रखा गया है और इसमें किसकी क्या भूमिका है, उसके बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो इसीलिए सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। तो चलते हैं हम आज नई वीडियो की तरफ, जिसका नाम है जन आरोग्य समिति। स्वास्थ्य में समुदाय की भागीदारी हेतु विभिन्न स्ट्रक्चर्स उपलब्ध हैं, जैसे कि वीएचएनसी, जो ग्रामीण क्षेत्र में वीएचएनसी होती है, और शहरी क्षेत्र में महिला आरोग्य समिति। उसी तरीके से जो एचडब्ल्यूसी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें अब जन आरोग्य समिति होगी और जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सीएचसी लेवल पर रोगी कल्याण समिति। तो हमारे पास विभिन्न स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें समुदाय की भागीदारी से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। अब आयुष्मान भारत में आप जैसा देख रहे हैं कि आयुष्मान भारत में उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत इनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दर्जा दिया गया है। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में समुदाय की भागीदारी से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता हेतु योजना बनाना, निर्णय लेना और मॉनिटरिंग करना, ताकि उनको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। इसीलिए जन आरोग्य समिति का गठन किया जाना है। जहां पर जन आरोग्य समिति का गठन किया जा चुका है, बहुत अच्छा है। जहां पर जन आरोग्य समिति का गठन नहीं किया गया है, किस तरीके से करना है, उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जन आरोग्य समिति का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य है कि सामुदायिक भागीदारी के लिए कार्य करना है। दूसरा उद्देश्य है कि स्वास्थ्य हित, पर्यावरणीय और सामाजिक घटक स्वास्थ्य प्रोत्साहन के लिए वीएचएनसी के साथ एचडब्ल्यूसी टीम का सहयोग। तीसरा उसका उद्देश्य है कि उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर वीएचएनसी को परामर्श प्रदान करना है। चौथा इसका उद्देश्य है कि सामाजिक उत्तरदायित्वों संबंधी गतिविधियों में सहयोग तथा उसका संचालन करना है। पांचवा उद्देश्य है कि शिकायत निवारण मंच के रूप में भी कार्य करना है इसका। छठवां इसका उद्देश्य है कि अनटाइड फंड के उपयोग के लिए जवाबदेही तय करनी है। सातवां इसका उद्देश्य है कि मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों तरह के संसाधन जुटाना है। और जो आठवां इसका उद्देश्य है कि स्वास्थ्य योजना बनाने में ग्राम पंचायत का सहयोग करना है। तो 8 मेजर उद्देश्य है कि जो जन आरोग्य समिति के रूप में कार्य करेंगी। अब सबसे पहला अपना जो कार्य है कि जन आरोग्य समिति का गठन कैसे किया जाना है, इसमें कौन हमारा मेंबर होगा, कौन अध्यक्ष होगा, इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि इसमें अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, सदस्य सचिव कौन सा होगा और पदेन सदस्य कौन होगा, तब तक आप जन आरोग्य समिति का गठन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उप स्वास्थ्य केंद्र, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, उन पर जन आरोग्य समिति का गठन कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसका अध्यक्ष कौन होगा। तो आपको उप स्वास्थ्य केंद्र जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में आता है, उसका चिकित्सा अधिकारी जन आरोग्य समिति का अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा? संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच
एक से अधिक ग्राम पंचायत होने पर 2 वर्ष के लिए रोटेशन पर उप स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का सह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा। सदस्य सचिव कौन होगा? जन आरोग्य समिति का सदस्य सचिव उप स्वास्थ्य केंद्र पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी होगा। अब इसके अलावा इसमें सदस्य भी होंगे। स्वास्थ्य उपकेंद्र के क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायत के सरपंच, संबंधित उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पुरुष, समस्त आशा, ग्राम पंचायत की VHNC की अध्यक्ष, स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष, आयुष्मान एम्बेसडर, पीयर एजुकेटर, टीबी या कैंसर का जो सर्वाइवर हो वो, एक या दो बच्चों पर पुरुष नसबंदी कराने वाला लाभार्थी और युवा प्रतिनिधि। इस तरीके से एक जन आरोग्य समिति का गठन उप स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ये राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है। इसके अलावा हर राज्य में अलग अलग भारत सरकार के दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं और उसमें जो भी परिवर्तन हुए हैं वो उस संबंधित राज्य से होंगे, लेकिन यह जो समिति की गठन का प्रक्रिया है वो राजस्थान से संबंधित है। आप ये समझ गए कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर किस तरह से होना है। अब हम बात करते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। तो जन आरोग्य समिति जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से गठन किया जाना है, तो जो इसमें अध्यक्ष होगा, आयुष्मान भारत जन आरोग्य समिति का अध्यक्ष जो होगा जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा नामित या RCHO, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य या अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी परिवार कल्याण, DTO या BCMO होगा। इसका उपाध्यक्ष कौन होगा? संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो है वो उपाध्यक्ष या सह अध्यक्ष होगा। सदस्य सचिव कौन होगा इसमें? जन आरोग्य समिति का सदस्य सचिव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी होगा। अब इसके अंतर्गत और कौन कौन से सदस्य हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। PSC के अन्य चिकित्सा अधिकारी जिसमें आयुष चिकित्सा अधिकारी भी शामिल हैं, वरिष्ठम नर्सिंग स्टाफ, LHV, ANM, पंचायत की स्वास्थ्य उप समिति का अध्यक्ष, ICDS का सेक्टर सुपरवाइजर, PHED, PWD, शिक्षा विभाग से खंड स्तरीय अधिकारी, सभी जन आरोग्य समिति के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि, समस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पुरुष, 2 सामाजिक कार्यकर्ता, नेहरू युवा केंद्र या युवा स्वयंसेवक संघ के खंड स्तरीय प्रतिनिधि, टीबी से स्वस्थ व्यक्ति, कोई पुरुष जिसने 1 या 2 बच्चों के बाद नसबंदी करवाई हो, रोटेशन के आधार पर VHNC या महिला स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष। इस तरीके से आपका गठन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया जाएगा। तो अब आप दोनों चीजें समझ गए, एक तो उप स्वास्थ्य केंद्र पर किस तरह से गठन किया जाना है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चाहे वो शहरी हो और चाहे वो ग्रामीण हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आयुष्मान भारत जन आरोग्य समिति के उत्तरदायित्व क्या है? सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है। नंबर 2 है सिटीजन चार्टर में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची का प्रदर्शन, कि चाहे वो उप स्वास्थ्य केंद्र हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उस पर जो जो भी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उनकी सूची का प्रदर्शन होना चाहिए। तीसरा है कि सुरक्षित पेयजल, गुणवत्तापूर्ण आहार, स्वस्थ परिसर, स्वच्छ शौचालय, जैव चिकित्सा अवशिष्ट का नियमित निपटान, स्पष्ट संकेत प्रणाली का प्रावधान तथा रखरखाव। चौथा है आवश्यक दवाएं और जांच की उपलब्धता हो। HWC की टीम को बेहतर कार्य और व्यवहार हेतु समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना है। किसी भी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के बदले शुल्क नहीं लेना है। सातवां है किसी भी समुदाय और वर्ग के व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवा लेने में बाधा नहीं हो। सोशल मीडिया या डिजिटल संचार माध्यमों के स्वास्थ्य संबंधी संदेशों तथा फॉलोअप के बारे में प्रोत्साहित करना है और निर्धारित गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने के लिए नियमित समीक्षा और मॉनिटरिंग करनी है।
तो जो जन आरोग्य समिति है, ये मोटे-मोटे 9 इसके उत्तरदायित्व हैं और ये ज़्यादा डिटेल में आपको देखना है, तो इसके लिए जो राज्य से और भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन इश्यू की गई हैं, उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। अब जन आरोग्य समिति की बैठक कब होगी, उसके बारे में जानते हैं कि बैठक को प्रतिमाह एक निश्चित तिथि पर आयोजित की जानी है। ये आप जन आरोग्य समिति की अपना डिसाइड कर लीजिए कि हमें प्रतिमाह कब बैठक करनी है, वो एक निश्चित तिथि होनी। नेक्स्ट है कि सदस्य सचिवों के द्वारा सभी सदस्यों की बैठक की सूचना एजेंडा के साथ-साथ कम से कम 7 दिन पूर्व सभी सदस्यों को प्राप्त हो जानी चाहिए। ये सदस्य सचिव की ज़िम्मेदारी होगी। यह सुनिश्चित किया जावे कि बैठक में 50% से अधिक सदस्यों की उपस्थिति हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक 50% से अधिक सदस्य नहीं होंगे, कोरम पूरा नहीं होगा, तो वो जन आरोग्य समिति की बैठक नहीं मानी जाएगी। प्रत्येक बैठक जो होगी, उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग, जिसको बैठक कार्रवाई विवरण भी बोलते हैं, उसको रजिस्टर में लिखा जावे और जो भी सदस्य आए हैं, लिखने के बाद उनके सभी के हस्ताक्षर भी उस रजिस्टर पर लिए जावें। एजेंडा के अनुसार ही सभी बिंदुओं पर चर्चा और निर्णय लिए जाएं और उनका रिकॉर्ड जरूर रखा जाए, ताकि आने वाले समय में कितनी कार्रवाई हुई है और कौन से कार्य करने शेष हैं, यह जन आरोग्य समिति के सभी सदस्यों को पता हो। अब अनटाइड फंड, जैसा कि पता है कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको अनटाइड फंड भी उपलब्ध करवाया जाएगा और भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इसका फंड उपलब्ध करवा दिया गया होगा या करवाया जाएगा। यह समझने की आवश्यकता है कि इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, इसका अकाउंट मेंटेन कैसे करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो जन आरोग्य समिति जो एसएचसी खाते का संचालन है, जो जन आरोग्य समिति के अध्यक्ष और सदस्य सचिव के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित करेंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो मौजूदा खाता है, उसको रिमूव नहीं करना है, उसको बंद नहीं करना है। जो खाता है, उसी खाते के अनुसार उसको जारी रखिएगा, उसके लिए कोई नया खाता नहीं खोलने की आवश्यकता है। जो आपकी प्रस्तावित गतिविधि है और व्यय की जो अनुमानित ल लागत है, उसका जो भुगतान है, वह राज्य सरकार के वित्तीय प्रावधानों के अनुसार ही किया जावे। जैसे कि किसी को कैश से पेमेंट नहीं करना है, मैक्सिमम जो पेमेंट हो वो डिजिटल के माध्यम से हो, ऑनलाइन हो या चेक के माध्यम से हो या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से हो। इस तरीके से जो भारत सरकार या राज्य सरकार के जो फाइनेंशियल रूल्स हैं, उन्हीं को हमें पालन करने की आवश्यकता है। प्रत्येक तिमाही में जन आरोग्य समिति की बैठक में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना होगा कि जब भी जो भी मीटिंग तिमाही स्तर पर होगी, उसमें अभी तक क्या कार्य किए गए हैं, उसमें कितना फंड आया था, उसका कितना यूटिलाइज हुआ है, वो सारा विवरण हमें प्रत्येक क्वार्टरली मीटिंग में रखना है। प्रत्येक तिमाही में अध्यक्ष और सदस्य सचिव की विधिवत हस्ताक्षर से फॉर्म 12C, जिसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना होगा और साथ में अनटाइड फंड का जो वार्षिक लेखा जांच भी होगी। जो चलाई गई गतिविधियों या व्यय की वार्षिक रिपोर्ट जो है, वो फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद अप्रैल माह में जो समिति की बैठक होगी, उसमें प्रस्तुत करनी होगी। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि हमें जो फंड प्राप्त होगा, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसका अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाएगा, उसके बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अब भारत सरकार के द्वारा इससे संबंधित समय-समय पर बहुत सारी गाइडलाइंस इशू की गई हैं। जैसे एक है कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जन आरोग्य समिति जो सीएचओ के लिए सप्लीमेंट्री मॉड्यूल है और जो जन आरोग्य समिति के मेंबर्स हैं, उनके लिए भी एक मॉड्यूल
सरकार ने बनाया है, इसके साथ-साथ राज्यों के द्वारा भी अलग-अलग नियम और अलग-अलग गाइडलाइंस इश्यू की गई हैं, उनको भी पढ़ने की आवश्यकता है। मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि जन आरोग्य समिति का गठन सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि गठन करना। गठन करने के बाद फिर उसके क्या कार्य होंगे, उसमें क्या हमारे उत्तरदायित्व होंगे, वो एक बात की बात है। क्योंकि अभी जो देखने में आया है कि अभी जन आरोग्य समितियों का गठन ही नहीं हुआ है और गठन कन्फ्यूजन के कारण भी नहीं हुआ है कि इसमें मेंबर्स कौन होंगे, इसमें क्या कैसे कार्य करेगी, तो हमने इसलिए आपको ये वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आपको और ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो आप अपने राज्य के द्वारा जो दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं और जो भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं, उनको भी पढ़िएगा, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है और बढ़ेगी। कि आपको ज़रूर ये पूरा विस्तृत रूप से समझ में आया होगा कि जन आरोग्य समिति क्या है, इसके क्या कार्य हैं और इसका गठन कैसे किया जाना है। तो इसलिए आप सभी से फिर रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ नमस्कार।